समझेंगे कि नीड क्या है। What is the need to regulate a gene? सिंपली जो जीन एक्सप्रेस होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, उस प्रोटीन के फॉर्मेशन की कितनी नीड है। क्या नीड है? नीड है तो कितनी नीड है उतना ही प्रोड्यूस हो, अदरवाइज वो जीन सप्रेस रहे, वो जीन ऑफ है। तो सिंपली स्विच ऑन और स्विच ऑफ, ताकि एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन या एंजाइम का फॉर्मेशन ना हो, एज पर रिक्वायरमेंट सिंथेसिस चलती रहे। ठीक है, तो ओपेरॉन मॉडल से हम लोग चलते हैं। ओपेरॉन मॉडल में दो तरीके के अपडेट स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से अरेंजमेंट है, एंड कंट्रोल ऑफ द लैक ओपेरॉन। तो जैकब एंड मोनार्ड ने जो ओपेरॉन मॉडल दिया था वो लैक्टोज वाला ही था, जो आप कल एक ब्रीफ देख रहे थे उसको और डिटेल में देखिए। ठीक है, लैक ओपेरॉन का मॉडल दिया था जैकब एंड मोनार्ड ने 1961 में, और अगेन इसके लिए नोबेल प्राइज है 1965 में। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, याद रखना। आयुष, स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, ध्यान से सुनो। ओपेरॉन इज अ ग्रुप ऑफ जीन्स, पहला एमसीक्यू।
situated next to each other in the DNA. क्यों next to each other लिखा है? प्रोकैरियोटिक की बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक में इंटरवेनिंग सीक्वेंस होंगे नहीं, इंट्रॉन्स होंगे नहीं, तो जीन 1 जीन 2 जीन 3 इस तरीके से एक सीक्वेंस होगा. क्लियर है? DNA that can be switched on or off in a unified manner. It is a unit of transcription. Question: gene is a unit of transcription. Its function occurs at the level of transcription. Operon consists of, कल भी बताया था, promoter, operator and structural gene. promoter होगा, operator होगा, प्रोसेस को स्टार्टिंग करने के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, बाइंडिंग के लिए, इनिशिएशन के लिए. लेकिन एक्चुअली जहां पे एमआरएनए बनेगा दैट इज द स्ट्रक्चरल जीन. और हर एक स्ट्रक्चरल जीन अपने रिस्पेक्टिव एमआरएनए को बनाएगा एंड हर एक एमआरएनए अपने रिस्पेक्टिव प्रोटीन को बनाएगा. These are two types of operon model. Induce जिसके प्रेजेंस ने ऑन कर दिया ऑफ को, रिप्रेस जिसके प्रेजेंस ने ऑन को ऑफ कर दिया. ओके क्लियर? देखो जीन या तो ये फैन ऑन हो सकता है या तो ऑफ हो सकता है. ओके आपको गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन करोगे, आपको ठंड लग रही है तो आप फैन ऑफ कर दोगे. क्लियर है? हो सकता है शुरू में गर्मी लगी थी, धीरे धीरे नॉर्मल लग रहा है और फिर ठंड लगने लग रही है तो आप रेगुलेटर से स्पीड कम कर दोगे. रिलेट कर. इंड्यूसिबल सिस्टम फर्स्ट जो आपको एनसीईआरटी के भी अकॉर्डिंग पढ़ना है और वही है लैक ओपेरॉन का मॉडल. इन ई कोलाई द यूटिलाइजेशन ऑफ लैक्टोज इज ब्रॉट अबाउट बाय 3 एंजाइम namely beta galactosidase, lac primase, trans-acetylase. Beta galactosidase, lac primase and trans-acetylase. When lactose is added in the culture medium, जहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो कराना है, कौन सा बैक्टीरिया है? E. coli. The production of the enzyme is enhanced by 1000 times. क्योंकि मीडियम में क्या है? लैक्टोज. तो लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स था वो वाले जीन को करना होगा ऑन. इसका मतलब ये कैसा है? इंड्यूसिबल है. नॉर्मल केस में क्या था? नीड नहीं थी इसलिए ऑफ था, बट नीड आई है. अब मीडियम में ग्लूकोज की जगह लैक्टोज मिल रहा है तो लैक्टोज को तोड़ के गैलेक्टोज और ग्लूकोज निकालना पड़ेगा. ओके बच्चा? Such enzyme whose production is induced by adding the substrate are called inducible enzyme. ऐसे एंजाइम जो इंडक्शन के प्रोसेस को करने में हेल्प करेंगे उनको क्या बोलना होगा? इंड्यूसिबल एंजाइम. और ऐसा सिस्टम इंड्यूसिबल सिस्टम और ऐसा सबस्ट्रेट जिसकी वजह से ये ऑन होने जा रहा है उस सबस्ट्रेट को क्या कहेंगे? इंड्यूसर. सभी टर्म क्लियर? ओपेरॉन कौन सा है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन. सिस्टम क्या है? इंड्यूसिबल सिस्टम. किसी के प्रेजेंस की वजह से सीरीज ऑफ एंजाइम एक्टिवेट हो रहे हैं, उस एंजाइम की सीरीज को एक्टिवेट करने के लिए जो एंजाइम लगेंगे वो होंगे इंड्यूसिबल एंजाइम. ओके और जो सबस्ट्रेट है मतलब जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, जैसे सुनने में तुम्हें लैक्टोज लग रहा है कि मीडियम में लैक्टोज है इसलिए ये सब हो रहा है, तो लैक्टोज क्या हो गया? इंड्यूसर. इज इट क्लियर? एग्जाम्पल लैक ओपेरॉन इन ई कोलाई. रिप्रेसिबल एकदम शॉर्ट में ताकि आप एक समरी लिख सकें. रिप्रेसिबल सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड. अभी क्या होगा यहाँ पे आप अमाइनो एसिड से भी रिलेट कर सकते हो क्योंकि एक अमाइनो एसिड भी अपने मैकेनिज्म से प्रोड्यूस हो रहा होगा. आप प्रोटीन चेन को भी रिलेट कर सकते हो. तो टीआरपी ओपेरॉन जो है वो ट्रिप्टोफान इज अमाइनो एसिड. याद हो तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल में मैंने ट्रिप्टोफान टीआरपी लिखवाया हो. ठीक है? तो ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड की सिंथेसिस को रिप्रेस करने वाला ओपेरॉन मॉडल लेते हैं हम लोग रिप्रेशन में. दैट इज रिप्रेसिबल ओपेरॉन सिस्टम हो जाएगा. रिप्रेसिबल सिस्टम. ऐसा प्रोडक्ट जो अपने को रिप्रेस करा रहा है वो हो जाएगा रिप्रेसर. जैसे वहां इंड्यूसर था वैसे यहाँ रिप्रेसर हो जाएगा. एंड एंजाइम क्या हो जाएंगे? रिप्रेसिबल एंजाइम. क्लियर? टीआरपी ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन या टीआरपी ओपेरॉन.
इकोलाई में ही दोनों को स्टडी किया जाएगा। रिप्रेसिबल सिस्टम, रिप्रेसिबल एंजाइम रुकेगा, ऑलरेडी ऑन होगा, इज एडेड इन द कल्चर मीडियम, जिसको बनाने की जगह वो ऑलरेडी सप्लाई में मिल रहा है, तो आप बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करो। ठीक है, कभी कभी होता है ना रेडीमेड इडली का बैटर आ रहा है आजकल, तो आप उसको भिगाओगे उड़द की दाल को, चावल को, और फिर फुलाओगे, फिर उसको पीसोगे, ये सब क्यों करो। तो इंस्टेंट पैकेट आ रहे हैं, उनको यूज करके बन जा रहा है। तो उसी तरीके से है कि जो चीज आपको चाहिए था वो ऑलरेडी मीडियम में है, तो अगर आपने उसको बनाया भी तो वो एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा। सप्लाई में भी आ रहा है, एक्सेस अमाउंट में भी है, तो नीड ही नहीं है उसको सप्रेस कर दो, बंद करो, खुद से बनाना बंद करो, डायरेक्ट सप्लाई से ले लो। So TRP is added, tryptophan is added in the culture medium. The synthesis of these enzymes is reduced. The phenomena is called as repression. ये पूछा जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है, एकदम छोटा सा नोट्स आपका प्रिपेयर होना चाहिए। अब एनसीईआरटी पे आ जाओ। Lacoperon 6.8.1. The elucidation of the lacoperon was also a result of a close association between a geneticist, Francis Jacob, and a biochemist. दोनों खतरनाक है, एक जीन की नॉलेज लेके आ रहा है, एक बायोकेमिकल नॉलेज लेके आ रहा है, दैट्स व्हाई ये मॉडल पॉसिबल हो पाया। जैकब होना they were the first elucidate a transcriptionally regulated system and first reported in E. coli. लैकोपेरॉन, लैकोपेरॉन सब मार्क लगा लो, यहाँ बताए तुम्हें, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। Here lac refers to lactose, a polycistronic prokaryote, P for poly, P for prokaryote, prokaryotic में polycistronic condition होगी। The structural gene is regulated by a common promoter and regulatory gene, लेकिन इस जो यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में हम कहें कि जीन सेगमेंट है, इसको कंट्रोल करने के लिए एक ही कॉमन प्रमोटर साइट, तो ये साइट एक्टिवेट है, तो ये तीनों जीन एक्टिवेट रहेंगे और तीनों प्रोटीन का फॉर्मेशन चल सकता है। इज इट क्लियर? Such arrangement is very common in bacteria and is referred to as operon. To name few such example, lac operon, TRP operon, जो ये TRP लिख दिया है ना, इसीलिए आपको रिप्रेसिबल का एक एग्जांपल पढ़ना पड़ता है, ऑल्दो वो यहाँ पे दिया हुआ नहीं एनसीईआरटी। एराओप्रोन, एराबिडोस, एराबिडोनोस से रिलेटेड है, हिस्टिडीन का हिस्टोपेरॉन, वेलिन का वेलोपेरॉन। क्लियर? इमेज पे आते हैं, चलो थोड़ा सा सुने लो। इमेज देख रहे हो तो ध्यान से तुम समझो, ये जो Z है, जो Y है, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन। सीक्वेंस पूछता है पहले, तो एक एमसीक्यू है, ये जो आपको PIPOZYA दिख रहा है, इसमें जो स्ट्रक्चरल जीन है दैट इज ZYA। Z एक जीन है, Y एक जीन है, A एक जीन है। सीक्वेंस इसका कैसा है? ZYA। ओके बच्चा, Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेस को, Y कोड करता है परमिएस को, एंड A कोड करता है ट्रांसएसिटाइलेज को, एसिटाइलेज को। सिंपल, सबसे इजी एमसीक्यू है लैकोपेरॉन का। कौन किसको कोड कर रहा है? फिर आपको दिख रहा है प्रमोटर और ऑपरेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर रीजन। फिर आपको दिख रहा है आई, एंड देन आपको दिख रहा है पी। अब देखो आप यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक एमआरएनए जो कि आई से, मतलब जो इसको कंट्रोल करने वाला आगे जाके रिप्रेशर बनाएगा, उसको एक तरीके से इनहिबिट कर रहा है या इनएक्टिवेट कर रहा है। क्लियर? तो उसको कोड करने के लिए अपने आप में एक जीन है, दिस इज ऑल्सो अ जीन, इसको बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये रेगुलेटरी जीन है, इससे कोड हो रहा है रिप्रेसर, ये अपने आप में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन है, एंड दिस इज ट्रांसलेशन। छोटा सा पेंसिल से लिख लोगे तो तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा इमेज को डिकोड करने। और ये बना होगा अपने मेथड से, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट है क्योंकि ये बैक्टीरिया है, तो कोई न्यूक्लियस वगैरह कंपार्टमेंट का चक्कर नहीं है, वहीं पे प्रेजेंट है। तो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, वो साइड पे।
सेम वैसे ही जैसे मैंने बोला इस डोर से आपको एंटर करना है, लेकिन इस डोर के आगे मैंने एलिफेंट खड़ा कर दिया तो आप नहीं करोगे ऑब्वियसली, पीछे से आओगे वो अलग बात। ठीक है, या ट्रक से पूरा इसको ब्लॉक कर दिया या समथिंग कोई भी बोर्ड लगा दिया ब्लॉक है, तो वही चीज बाइंड करना था, एक्टिवेट होना था, लेकिन वहां पे आके रिप्रेसर बाइंड है, और ये होता है इसका नेचुरल। लिख लो यहीं पे, नेचुरली ये इसी तरीके से ऑफ रहता है। दिस इज ऑल्सो रेगुलेशन। समझ में आ रही बात? एक रिप्रेशर चाहिए था हमें जो वहां पे ऑपरेटर रीजन को बाइंड करके रखा है, ब्लॉक करके रखा है। क्लियर? ये नेचुरल कंडीशन है। दैट्स व्हाई इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर मीडियम में ग्लूकोज उसको अच्छा खासा मिल रहा है, लैक्टोज के डाइजेशन की कोई नीड ही नहीं है, तोड़ने की कोई नीड नहीं है, तो ये सिस्टम क्या है, नेचुरल केस में ऑफ है। नाउ क्या हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर? एग्जांपल में चल रहा है आपका लैक्टोज, वैसे होता है ये एलोलैक्टोज, तो हम स्टार मार्क करके लिख देंगे, बट आपको यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है लैक्टोज। तो लैक्टोज के प्रेजेंस में जो लैक्टोज मीडियम से आ रहा है उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है, ये एमसीक्यू है बेटा, ध्यान से सुनना, उसकी बाइंडिंग एफिनिटी है रिप्रेसर के साथ। ओके, मतलब वो हटा सकता है एलिफेंट को, हटा सकता है एलिफेंट का, कैसे बोले हम, चरवाहा क्या तो उसको बोलते हैं, बड़ा अच्छा उसका वर्ड। ठीक है, उसका एक तरीके से ऑनर, देख रेख करने वाला सेवक आ गया, तो वो उसको यहाँ से मूव कर सकता है। तो उसके प्रेजेंस में ये रिप्रेशर की कंफर्मेशन चेंज होगी। अब कंफर्मेशन क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जस्ट सपोज ये ऐसा था, तब जाके ये ऑपरेटर इसमें फिट हो रहा था, इसका शेप ऐसा हो गया तो ये ऑपरेटर अब फिट नहीं होगा। क्लियर? तो बाइंडिंग नहीं कर सकता किससे? ऑपरेटर से। देखो यहाँ पे जैसे ही कट लगाओ, रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा, जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं किया तो दरवाजा ओपन हो गया, आप एंटर कर गए रूम में, उसी तरीके से यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज वगैरह सारी यूनिट आके बाइंड कर गई और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। और जब एक प्रमोटर कई जीन के ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करता है, उस रीजन को बोलते हैं ओपेरॉन। इज इट क्लियर? तो स्टार्ट हो गया, तो अब पहले क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, तो सभी का क्या है, लैक एमआरएनए, लैक एमआरएनए फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक एमआरएनए फॉर परमिएज, लैक एमआरएनए फॉर ट्रांसएसिटाइलेज। फिर राइबोसोम के प्रेजेंस में सभी आपका सिंथेसिस हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्विच ऑन। ऑफ था और स्विच ऑन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है? लेवलिंग याद रखो, सीक्वेंस पूछेगा, पूरा का पूरा इमेज नहीं आएगा, रिप्रेसर कब बाइंड करता है कब नहीं बाइंड करता है ये क्वेश्चन आता है। क्यों नहीं बाइंड करता है? कंफर्मेशन चेंज टेक्स प्लेस इन रिप्रेसर बाय द बाइंडिंग ऑफ इंड्यूसर। याद है तुम लोग को, एक एलोस्टेरिक साइट होता था, एक एक्टिवेटिंग साइट था, तो एक्टिवेटेड साइट से बाइंड करेगा तो एलोस्टेरिक का मॉडिफिकेशन हो जाता था, एलोस्टेरिक से बाइंड करेगा कोई प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट तो एक्टिवेटर का साइट जो शेप है वो चेंज होता था। उसी तरीके से आप समझो कि इसको बाइंड करना था यहाँ, लेकिन पहले ही ये बाइंड कर गया इससे, तो इसका शेप कंफर्मेशन चेंज हो गया। अब ये जो यहाँ पे ऑलरेडी बाइंड करके बैठता था वो प्रोसेस नहीं हो पा रही है, दैट्स वाई ये सब क्या हो गया, स्विच ऑन हो। इतना सा लैक हो पूरा। स्टिल मैं आपको बता दूं ये स्कोरिंग पोर्शन है, ये सबको नहीं समझ में आता है जब इसके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, अब जो जेड वाई ए लिखा है वही क्या है आपके, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जी, क्योंकि आप लैक्टोज का लैक ओपेरॉन पढ़ रहे हो, तो सभी जीन के आगे आ जाता है लैक लैक लैक, एमआरएनए के आगे आ जाएगा लैक। ओके, तो प्रमोटर था, लैक आई जीन था जो रेगुलेटर जीन है, ये ध्यान रखना, आई को इनिबिटरी जीन मत लिख देना, ऑप्शन में पूछता है पीवाईक्यू में मिलेगा आपको। आई इज नॉट इनिबिटरी, इट इज रेगुलेटरी जीन, रेगुलेट कर रहा है, किसको फॉर्म कर रहा है, रिप्रेसर को फॉर्म कर रहा है। इसके पास ये अपने आप में एक जीन है जो रिप्रेशर को कोड कर रहा है, रिप्रेशर को फॉर्म करा रहा है, और वो रिप्रेशर कहाँ बाइंड कर रहा है, ऑपरेटर पे बाइंड कर रहा है, प्रमोटर पे नहीं कर रहा है। ये सब गलतियां होती है। प्रमोटर के एडजेसेंट है ऑपरेटर साइड,
एक बाइंडिंग, एक रिकॉग्निशन एंड देन इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उसके बाद सिंथेसिस। स्ट्रक्चरल जीन आते हैं तो सिंथेसिस चलेगा, फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन, टर्मिनेटर आ गया। क्लियर है बच्चा? The lac operon consists of one regulatory gene that IG, यहीं पे लिखा हुआ है, इनिबिटरी जीन नहीं है ये। Here नहीं इंड्यूसर है, ऑप्शन में आई को लेके इंड्यूसर आएगा, इनिबिटरी आएगा, एंड राइट ऑप्शन क्या होगा? रेगुलेटरी। Here the term I does not refer to inducer, rather it is derived from the word inhibitor. And three structural genes Z, Y and A. The I gene codes for the repressor, लिखा हुआ है सब, लाइन आपको बस याद रखना है, एनसीईआरटी की लाइन है। ऑफ द लैक ओपेरॉन, द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तीनों की क्या कोडिंग है वो आप इमेज से भी ध्यान रख सकते हो। पी गैल, बीटा गैल, which is primarily responsible for the hydrolysis of disaccharide lactose into monomer galactose and glucose। तो हाइड्रोलिसिस करने के लिए जो मेन एंजाइम इसमें है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। फंक्शन फिर पूछता है तीनों एंजाइम का। परमिएज, एज द नेम इंडिकेट परमिएबिलिटी। एक्वापोरिन का कॉन्सेप्ट याद है? एक्वापोरिन किडनी के टाइम में भी बात किया है, ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ाया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टाइम। प्रोटीन की यूनिट होती है जो जब वाटर के ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना है तो एज पर रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ एक्वापोरिन्स बढ़ जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। क्लियर? उसी तरीके से परमिएज जैसा नेम है, उसी तरीके से परमिएज के नंबर, परमिएज की एक्टिविटी से परमिएबिलिटी फॉर लैक्टोज बढ़ जाएगी ताकि लैक्टोज बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर है। तो बैक्टीरिया उसको सेल वॉल मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगा, देन उसके साइटोप्लाज्म में आएगा। तो वहां तक लाने के लिए परमिएबिलिटी, अगर वो हाथी को हटाने आ रहा है तो उसको हम नीचे से सीढ़ी से ही नहीं आने देंगे तो वो हमारी कैसे हेल्प करेगा? समझ में आ रहा है? तो लैक्टोज अगर ऑपरेटर से बाइंडिंग में रिप्रेशर को रोक रहा है तो पहले लैक्टोज को अंदर आना पड़ेगा, जो कहाँ है? कल्चर मीडियम में। कल्चर मीडियम एज ए फूड यूज कर रहा है बैक्टीरिया, तो उसको प्लेट से उठा के खाना पड़ेगा। तो लैक्टोज को अंदर लाने के लिए परमिएज किससे सिंथेसाइज हुआ है? लैक्वाइजिन से। इज इट क्लियर? बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर द डिग्रेशन, फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ व्हाट? लैक्टोज। लेकिन लैक्टोज आएगा तभी तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो परमिएज। अब यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चन एम्स में आया था कि फर्स्ट टाइम परमिएज कैसे होगा? जब एक्टिव ही नहीं था, ये जीन ऑफ था, ये जीन ऑफ था तो परमिएज सीक्रेट नहीं हो रहा था, तो पहले तो लैक्टोज आएगा तब तो ये चीज ऑन होगी, तब परमिएज फॉर्म होगा। क्वेश्चन समझ रहे हो? हमने कहा ये जीन ऑफ है तो परमिएज तो सिंथेसाइज ही नहीं होगा, परमिएज की सिंथेसिस नहीं है तो लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी कैसे हो? इसका आंसर यहीं पे छुपा हुआ है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज 1000 टाइम जो लिखा हुआ था। ठीक है, मतलब होता है, और ये सीक्वेंस ऑफ जीन है, ये वाला ओपेरॉन मॉडल है, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी कि समवेयर देयर इज परमिएज जीन इंडिविजुअली प्रेजेंट और उससे परमिएज का सिक्रेशन हो रहा, फॉर्मेशन हो रहा। तो कुछ अमाउंट ऑफ परमिएज ऑलरेडी फॉर्म होते हैं जो कि अलाउ कर रहे हैं लैक्टोज को आने का, लेकिन परमिएज की सिंथेसिस बढ़ानी है क्योंकि बहुत सारे लैक्टोज को अंदर लाना है, तो ये मैकेनिज्म हो जाएगी स्विच ऑन। इज इट क्लियर? which increases permeability of the cell to beta galactosides. Highlight कर लो। The A gene encodes a trans-acetylase. इसका फंक्शन अभी अननोन है, बट समहाउ ये माना जाता है कि ये गैलेक्टोज और ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उसमें गैलेक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। दिस इज अंडर रिसर्च। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्जेट synthesized by gene Z breaks lactose into glucose and galactose। सिर्फ ये स्लाइड लिख लोगे ना तो भी यहाँ के सारे एमसीक्यू सॉल्व, और कुछ नहीं आने वाला। कन्वर्ट्स लैक्टोज टू एलोलैक्टोज, ये ध्यान रखना, ये भी एंड्स का क्वेश्चन है। एलोलैक्टोज ये पेंसिल से लिख लो, लैक्टोज एलोलैक्टोज में कन्वर्ट होगा एंड देन
रेगुलेशन होता है लैक्टोपेरॉन का। तो आपके कल्चर मीडियम में क्या था? लैक्टोज। कल्चर मीडियम से लैक्टोज एंटर किया, लैक्टोज कन्वर्ट हुआ एलोलैक्टोज में, एंड उसके बाद एलोलैक्टोज जो है वो है रिप्रेसर से बाइंड करने वाला इंड्यूसर, एक्ट एज इंड्यूसर। तो जब पूछा जाएगा तभी ये जवाब देना है, अदरवाइज आप तो बल्ले बल्ले करो, लैक्टोज ले जाओ जो एनसीईआरटी में लिखा है। इज इट क्लियर? रेगुलेट्स लैक्टोपेरॉन, और ये पीवाईक्यू है, आप सॉल्व करोगे मिलेगा आपको। लैक्टोज परमिएज, लैक वाई सिंथेसाइज्ड बाय वाई जीन, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लैक्टोज अक्रॉस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये बैरियर है सभी लिविंग का। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज मेम्ब्रेन बाउंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। Trans-acetylase synthesized by gene A. Function is not revealed. Perhaps it converts galactose into glucose. Favorite खाना क्या उसका? ग्लूकोज। तो वो कोशिश करना चाहेगा कि ग्लूकोज ही बनाए, चाहे लैक्टोज को तोड़ के बना ले। एक तो ये हो गया कि ग्लूकोज हुआ, गैलेक्टोज हुआ, एंड देन गैलेक्टोज को कन्वर्ट कर ले। ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर है। गैलेक्टोज भी C6H12O6 है, ग्लूकोज भी C6H12O6 है। क्लियर? उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर ले और उसको ग्लूकोज बना दे। तो ये कन्वर्जन जो है इट इज ट्रांसएसिटाइलेशन रिएक्शन, एंड ये माना जाता है कि ट्रांसएसिटाइलेज इसको ही रोल प्ले, इसके कन्वर्जन में रोल प्ले कर रहा है। ओके, क्लियर एकदम? तो पेरॉन मॉडल कैसा हो गया? इंड्यूसर है, इफेक्टर मॉलिक्यूल इफेक्ट कर रहा है, इसकी प्रेजेंस से अफेक्ट हो रहा है। रेगुलेटर जीन आई से जिसको किया गया है, रेगुलेटर जीन कोड किसको करवा रहा है? रिप्रेशर प्रोटीन को। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड कहाँ कर रहा है? ऑपरेटर पे। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड रिप्रेशर। इन लैक ओपेरॉन सिस्टम द रिप्रेशर इज एक्टिव। ऑलरेडी एक्टिव था तभी ओपेरॉन ऑफ था, ये भी क्वेश्चन है। रिप्रेशर इज एक्टिव, दैट्स व्हाई ओपेरॉन इज इन ऑफ कंडीशन। ओपेरॉन इज नेचुरली इन ऑफ कंडीशन। जो पहला इमेज था बेटा, ओके क्लियर है बच्चा? इट हैज एफिनिटी फॉर ऑपरेटर जीन, जिसके जिससे एफिनिटी होगा वो उसके साथ रहता है, उससे बाइंड करता है। तो ऑपरेटर जीन से बाइंड कर गया तो ब्लॉक करके रखता है किसको? स्ट्रक्चरल जीन के रेगुलेशन को। हाँ, नेचुरली स्विच ऑफ, नेचुरली स्विच ऑफ मतलब इंड्यूसर के एब्सेंस में वो स्विच ऑफ है। कल्चर मीडियम में आपने जब आपने लैक्टोज ऐड किया है तो वो स्विच ऑफ हो, मतलब ये स्विच ऑफ ओपेरॉन नहीं है। अगर आपको सिर्फ ऐसे आता है कि स्विच ऑफ ओपेरॉन इज विच, ट्रिपोपेरॉन या लैकोपेरॉन, देन आंसर इज ट्रिपोपेरॉन। तो नेचुरली वर्ड ऐड करना पड़ेगा, ऑलरेडी ऑफ कंडीशन में, तो वो स्विच ऑफ कंडीशन है। रेगुलेट करने के लिए आपने क्या किया है? ऑन किया। इन लैकोपेरॉन द रेगुलेटर जीन इज अराउंड 1200 बेस पेयर लॉन्ग। अब ये तो समझ में आ रहा होगा, जेनेटिक्स खत्म हो चुकी है अपनी। तो जीन इज अ पोर्शन जहां पे कोड हो रहा है, इंफॉर्मेशन है प्रोटीन की, लेकिन उसमें बहुत सारे एजी 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 सीटी हो सकते हैं। तो दैट इज 1200 बेस पेयर। डीएनए की बात हो रही है तो पैरेलल रहेगा बेस पेयर। रिप्रेशर प्रोटीन प्रोडक्ट ऑफ रेगुलेटर जीन, एमसीक्यू में सब लाइन में लिखा हुआ है। टेट्रामर है, 4 यूनिट है। When bind with operator gene, switch off the operon, जो तुम बोल रही थी, ठीक है, ऑलरेडी नेचुरली स्विच ऑफ कंडीशन में रहेगा। प्रमोटर जीन, इट इज द डीएनए सीक्वेंस और सेगमेंट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड, जिसपे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर जीन पीजी। द मेन साइट ऑफ प्रमोटर जीन इज सीआरपी साइट, साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर। साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक सीएमपी याद हो तुम्हें तो थोड़ा सा मैंने सेकेंडरी मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बताया, ठीक है, तो ये सिग्नल दे रहा है। सीआरपी इज एसेंशियल फॉर बाइंडिंग आरएनए पॉलीमरेज, कि तुम बाइंड करो और यही प्रोमोटर साइट है, इसको रिकॉग्नाइज करो, यहाँ पे बाइंड करो एंड सिंथेसिस स्टार्ट करो। अकॉर्डिंग टू प्रिबनॉव, साइंटिस्ट है इसलिए इस बॉक्स को बोलते हैं प्रिबनॉव बॉक्स,
जो ये साइट है प्रमोटर में, वो साइट जहाँ पे CAMP और RNA पॉलीमरेज के इंटरेक्शन से बाइंडिंग हो रही है रिकॉग्निशन करके एंड स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्शन, उस साइट को बोलते हैं, उस बॉक्स को बोलते हैं प्रिग्नो बॉक्स। पूछा जाता है ये। Are three essential elements in promoter region, one in recognition, पहले रिकॉग्नाइज करो देन बाइंड करो। तो उस जीन के सीक्वेंस को ये तोड़ रहा है सेगमेंट में। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? जो ATGC का सीक्वेंस है वहां पे उसके सीक्वेंस को निकाल रहा है। क्लियर कि ये वाला सीक्वेंस होगा तो ये बाइंडिंग रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। जैसे घर के बाहर नेम प्लेट लगा होता है तो वो रिकॉग्निशन है, फ्लैट नंबर लिखा है वो रिकॉग्निशन है, लेकिन आपको एंटर करना है तो आपको डोर ओपन कराना पड़ेगा। क्लियर? तो एक रिकॉग्निशन, एंटर करने की साइड जो है वो बाइंडिंग साइड एंड देन प्रोसेस, अंदर जो चाय पानी पियो चाहे जो करो। mRNA इनिशिएशन साइट, साइट मतलब ट्रांसक्रिप्शन साइट, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ट्रांसक्रिप्शन का जो पहला स्टेप है इनिशिएशन, उसका साइट होगा। तो ये सभी कहाँ है? प्रिग्नो बॉक्स में। द प्रोमोटर जीन के अंदर है। Promoter gene initiates the transcription of the structural gene. It get message from operator. अब देखो बेटा, जो सीक्वेंस आप यहाँ पे गलती करते हैं ना बच्चे, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर लिखा है, ऑपरेटर के बाद स्ट्रक्चरल जीन लिखा है, तो मैसेज लगता है कि ये पहले होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ऐसा लगता है। बट ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंडर, ध्यान देना हम क्या बता रहे हैं, ऑपरेटर पे रिप्रेसर बाइंडर। इसका मतलब ऑपरेटर ऑपरेटर ऐसा ट्रक है जो ऐसे खड़ा है, प्रमोटर को कवर करते हुए रिप्रेसर इस पे बाइंड कर। तो ऑपरेटर जी फ्री है या नहीं है, ये सिग्नल जा रहा है इधर, और जब ये ओके है देन ये सिग्नल जा रहा है इधर। तो ऑपरेटर देता है प्रमोटर को सिग्नल एंड प्रमोटर से कंट्रोल होते हैं स्ट्रक्चरल जीन। समझ में आया? तो द प्रमोटर जीन इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन वहीं से इनिशिएट होगा प्रिग्नो बॉक्स से, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर जी एंड कंट्रोल द mRNA सिंथेसिस। इट इज लैक ओपेरॉन अराउंड इन, लैक ओपेरॉन में 30 बेस पेयर का है क्या? प्रमोटर रीजन। मोस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड जीन इन ई कोलाई अराउंड 1000 इन नंबर। ओके, 1000 नंबर का ई कोलाई में, और मतलब ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन होते हैं ना, तो ये तो आप एक लैक ओपेरॉन एक पोर्शन देख रहे हो, डीएनए का एक पार्ट, ऐसे बहुत सारे ओपेरॉन होंगे जैसे टीआरपी ओपेरॉन भी है। तो रिसेंट में 1000 नंबर तक का भी प्रमोटर जीन डिस्कवर्ड किया गया, मतलब उसमें 1000 नाइट्रोजनस बेस पेयर प्रेजेंट। देन ऑपरेटर जीन समझ में आ गया आपको, रिप्रेशर से एफिनिटी होगी, रिप्रेशर से बाइंड करेगा, तो रिप्रेशर बाइंडिंग के बाद ही आरएनए पॉलीमरेज पे वर्क करेगा। इफ रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड विद ऑपरेटर जीन, ऑपरेटर कैन नॉट पास इट्स इंफॉर्मेशन किसको? प्रमोटर जीन को। तो सिंपल आप ऐसे लिख दो बेटा, आर बाइंड करता है ओ से, ओ इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकता किसको? प्रमोटर को। प्रमोटर को इंफॉर्मेशन नहीं गया तो स्ट्रक्चरल जीन एक्टिवेट नहीं होंगे, नॉट एक्टिवेट। एक सीक्वेंस है, दिस इज अ मैकेनिज्म, ये एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है। आपको उठ के स्विच ऑन करना होगा, रेगुलेटर को मूव करना होगा, और उसकी एक प्रोसेस है, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। क्लियर है? तो दिस इज अ सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो सीक्वेंस यही है कि रिप्रेसर की एफिनिटी ऑपरेटर के साथ है, ऑपरेटर प्रमोट फ्री रहेगा तो प्रमोटर को सिग्नल देगा, प्रमोटर के पास है बाइंडिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट, बाइंडिंग साइट एंड mRNA सिंथेसिस इनिशिएशन साइट, और वो सब तीनों जब एक्टिवेट होंगे तब स्ट्रक्चरल जीन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग mRNA का कोड हो जाएगा। If repressor protein not bind with the operator gene, operator pass its information to promoter gene, so it binds with RNA polymerase that results switch on of the operon. Is it clear? तो naturally switch off था, फिर switch on हो गया। अब ये सब इंफॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा लिखने की नीड नहीं है कि इसमें कितने बेस पेयर होते हैं, अब नहीं आता है। ये सीक्वेंस आता है ZY8, सिंपल आप इस तरीके का इमेज बनाओगे। तो आई को आप याद रखो, रिप्रेशर प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए एक ट्रांसक्रिप्शन आई से हो रहा है, जो कि
mRNA बनाएगा फॉर द रिप्रेशर प्रोटीन और mRNA कोड करेगा रिप्रेशर प्रोटीन को। रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड है तो स्विच ऑफ है ओपेरॉन, नॉर्मल कंडीशन, बाइंडिंग विद ऑपरेटर जीन, कोई सिंथेसिस नहीं हो सकती है। दूसरा केस क्या है, एक्टिव रिप्रेशर प्रोटीन ऑफ, ये स्विच ऑफ वाला ही है। दूसरे कंडीशन क्या है, आ गया आपका, अच्छा इसका नेक्स्ट स्टेप देखो कि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट, जैसे मैंने बोला ना ट्रक ऐसा खड़ा है कि ये पे दरवाजे को भी कवर किया और ऑपरेटर को भी कवर किया, तो इसको यहाँ पे जाके फिट होना, अगर ये जरा यहाँ होता तो ये फिट हो जाता। अब ऑपरेटर से बाइंड करके रखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बाइंडिंग ऐसी है कि आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग साइट को भी उसने जो प्रमोटर पे कवर है उसको मास्क कर दिया, जो प्रमोटर पे प्रेजेंट है उसको मास्क कर दिया। नो एंजाइम सिंथेसाइज, नो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द एंजाइम। इस केस में आईजी एक्टिवेट रहता है, आईजीन तो हर केस में एक्टिवेट है दोनों में, ठीक है। इफ आरएनए पॉलीमरेज डज नॉट बाइंड टू द promoter region, the three enzyme are not transcribed into mRNA. Without the transcription of the three enzyme, the three enzymes needed for the utilization of the sugar lactose by the bacterium are not synthesized. In normal condition, lactoperon is in switch off condition because reason है glucose is favorite food और glucose already monomer है, तो उसको बैक्टीरिया को नीड नहीं है इसको हाइड्रोलिसिस करने की या लैक्टोज को खाने की, सिंपल, तो उसने ऑफ करके रखा, ठीक है। अब ओपेरॉन के प्रेजेंट में, मतलब इंड्यूसर के प्रेजेंट में रिप्रेशर प्रोटीन लैक्टोज, लैक्टोज एलोलैक्टोज पूछता है तो एलोलैक्टोज टिक करना, लैक्टोज रिप्रेशर से बाइंड किया, इसके कंफर्मेशन को चेंज किया, अब ये ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर सकता, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड किया है, प्रमोटर ने सिग्नल दिया है इधर देखो ध्यान से, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन गलत होता है बच्चे। ऑपरेटर देता है प्रमोटर को, प्रमोटर देता है स्ट्रक्चरल जीन को कि इनसे एमआरएनए बनेगा और स्विच ऑन है, और ये स्पेशल कंडीशन है नॉट द नॉर्मल कंडीशन, और स्पेशल कंडीशन ही यही है कि कल्चर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज प्रेजेंट इन कल्चर मीडियम। इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात, चलो अब इसको, hence all the three genes product in lactoperon are required for metabolism of lactose is produced in most other operon as well. The genes present in the operon are needed together to function in the same or related metabolic pathway. That's why हम बोल रहे हैं कि सीक्वेंस आपको याद रहना चाहिए, कौन किससे बाइंड कर रहा है और कौन किसको रेगुलेट कर रहा है। ऑपरेटर प्रमोटर को रेगुलेट कर रहा है, प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट कर रहा है, ऑपरेटर को रिप्रेशर रेगुलेट कर रहा है, रिप्रेशर की सिंथेसिस आई जीन्स रेगुलेटरी जीन से हो रही है। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट, यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, लैक्टोज फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ द ओपेरॉन, वही इंड्यूसर है वही सब। In the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported in the cells through the action of permease. This is MCQ. Remember, a very low level of expression of lactoperon has to be present in the cell all the time. Otherwise, lactose cannot enter the cell. एक स्मॉल लेवल पे ये कभी ऑन अपने आप हो सकता है, जिस वजह से परमिएस कुछ अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। एक रीजन और होता है, देयर इज सर्टेन अनदर जीन व्हिच ओनली प्रोड्यूस परमिएस, वहां से परमिएस की सिंथेसिस होती है और उसकी वजह से लैक्टोज एंटर कर जाता है, देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर, जो आपने देखा। अच्छा ये नॉर्मली ऑफ था, तो रिप्रेशर प्रोटीन को ऑल टाइम एक्टिव रहना पड़ेगा, रिप्रेशर प्रोटीन ऑल टाइम एक्टिव होगा तभी वो वहां पे बाइंडिंग के लिए अवेलेबल रहेगा। रिप्रेशर प्रोटीन बाइंड टू द ऑपरेटर लैक्टोज एलोलैक्टोज, याद रखो
एनसीईआरटी की सब लाइन चल रही है जो हम एक्सप्लेन कर चुके थे। In the presence of an inducer such as lactose or allolactose, शायद लिखा नहीं होगा, ये एडेड है मेरा, तो आप इसको स्टार मार्क करके आप भी लिख लेना। The repressor is inactivated by interaction with the inducer. तो R plus I result in repressor can't bind to operator. This allows RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds. Essentially, regulation of lactoferrin can also be visualized as regulation of enzyme synthesis by its own substrate. लैक्टोज खुद ही कंट्रोल कर रहा है अपने को ऑन ऑफ कराने वाले सिंथेसिस के मैकेनिज्म से। Remember, glucose or galactose cannot act as inducer for lactoferrin. इंड्यूसर नहीं है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज लैक्टोज के ब्रेकडाउन के बाद बन रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेसर से बाइंड नहीं कर सकते हैं। रिप्रेसर के पास जो बाइंडिंग साइट है वो लैक्टोज एलोलैक्टोज के लिए। कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैक्टोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज? सोचो, एनसीईआरटी का लाइन है ना, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा है, तो सोचो इसको कब तक। 15 मिनट का टॉपिक अगर मैं 40 मिनट पढ़ाती हूँ तो मेरा टाइम तो मत वेस्ट किया करो। एक ही मैकेनिज्म को मैं 2 तरीके से 3 तरीके से एकदम समझा के बता रही हूँ, अब सोचो कि ये कब तक रहेगा। लैक्टोज अगर तो क्लियर है, या तो कल्चर मीडियम आप बदल दो, लैक्टोज की सप्लाई को ग्लूकोज की सप्लाई में बदल दो, कल्चर मीडियम में ग्लूकोज आ गया तो भी ये ऑफ हो जाएगा। मतलब इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज इंड्यूसर, इंड्यूसर के एब्सेंस में रिप्रेसर इंड्यूसर से बाइंड नहीं करेगा। नाउ अगेन रिप्रेसर इज फ्री, रिप्रेसर जाएगा ऑपरेटर से बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर से बाइंड किया तो ऑपरेटर ड्रॉप, प्रमोटर ब्लॉक, सिंथेसिस बंद, स्विच ऑफ हो जाएगा। रेगुलेशन ऑफ लैक्टोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रिफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। और ये लाइन है एमसीक्यू है बेटा। क्यों नेगेटिव? क्योंकि नेचुरली ऑफ था, भले ही इसने स्विच ऑन किया है। अब बच्चे क्या कहते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस तो हो रही है तो पॉजिटिव रेगुलेशन हो गया। प्रोटीन की सिंथेसिस करा रहा है अगर कोई सिस्टम तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। आपने फैन ऑन किया है तो दैट इज पॉजिटिव। लेकिन ये नेचुरल क्या था, ठंड में फैन ऑन कर दो, ठंड में एसी चला लो, तो नीड है क्या? तो नेचुरली उस टाइम रिक्वायरमेंट ये था कि वो ऑफ था, दैट्स व्हाई ये वर्ड लिख लेना मार्क करके। निगेटिव रेगुलेशन है, ऑलरेडी ऑफ था, जबरदस्ती ऑन कराया गया। Lactoferrin is under control of positive regulation as well, but it is beyond the scope of discussion at this level, जिसका हिंट है आपको कि परमीज कैसे वहां प्रेजेंट है। अब बस इसके ही अगेंस्ट में एक आपको पढ़ना है टीआरपी जीन का, टीआरपी ओपेरॉन genes whose expression is turned off by the presence of some substance that is co-repressor। एक तो रिप्रेशर है, रिप्रेशर को बाइंड कराने के लिए हेल्प है, कोएंजाइम याद है, कोएंजाइम याद है, कोएंजाइम, कोफैक्टर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंजाइम बायोमोलिक्यूल के लास्ट पोर्शन में लिखा हुआ है। समृद्धि याद आ रहा है बेटा? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक एंजाइम तब तक कंप्लीट एंजाइम हो ही नहीं सकता जिसके साथ वो अटैच्ड है, या तो प्रोस्थेटिक ग्रुप या मेटलो एंजाइम या कोएंजाइम के लिए कोई फैक्टर चाहिए फॉर दैट एक्टिविटी, जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, लंबी लंबी नोट्स लिखे हुए हुआ। ओके बच्चा, तो वही क्या होता है, वहां पे कोएंजाइम है, यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी जीन एक्टिव है, सिंथेसिस चल रही है, मतलब रिप्रेसर बाइंड नहीं किया है, रिप्रेसर बाइंड नहीं किया तभी ऑपरेटर ने प्रोमोटर को सिग्नल दे दिया और सिंथेसिस चल रही है। उसी केस में अगर रिप्रेशर को बाइंड करने के लिए एक्टिविटी चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, को रिप्रेशर हो जाएगा जो उससे बाइंड कर जाएगा। एंड को रिप्रेशर के बाइंड करने के बाद रिप्रेशर की ऑपरेटर से बाइंडिंग एफिनिटी आ जाती, तो रिप्रेशर को एक्टिव होने के लिए
क्या चाहिए, जैसे एंजाइम को एक्टिव होने के लिए कोफैक्टर चाहिए, उसी तरीके से रिप्रेशर को एक्टिविटी के लिए यहाँ पे जो सब्सटेंस चाहिए उसी को बोलते हैं को रिप्रेशर। और टीआरपी ओपरॉन में को रिप्रेशर का वर्क करता है खुद टीआरपी, जैसे लैक ओपरॉन में इंड्यूसर का वर्क किया लैक्टोज या एलोलैक्टोज ने, उसी तरीके से यहाँ रिप्रेशर को रिप्रेस कराने के लिए या एक्टिव करने के लिए वर्क कौन करेगा, खुद ट्रिप्टोफान। प्रोसेस आई थिंक अब क्लियर। नेचुरली ये स्विच ऑन था, रिप्रेशर बाइंड नहीं कर सकता था, रिप्रेशर को बाइंडिंग एफिनिटी चाहने के लिए खुद जो प्रोडक्ट बन रहा था वो उससे बाइंड हो गया, तो वो वर्क कैसे किया, को रिप्रेशर की तरह। इसके बाइंड करने के लिए अब रिप्रेशर की एफिनिटी आ गई ऑपरेटर से और वो वहां पे जाके बाइंड कर दिया, तो जो मैकेनिज्म नेचुरली स्विच ऑन थी वो हो गई स्विच ऑफ। बढ़िया टाइमिंग एकदम, वेरी, बस कर भाई। माइग्रेन कर देगा एक ही मिनट। आई बात समझ में? अगर समरी समझ में आ गया तो कुछ इसमें बाकी नहीं है, बस को रिप्रेशर याद रखना आपको। ट्रिप्टोफान रिप्रेस द ट्रिप जीन या टीआरपी जीन, बायोसिंथेटिक पाथवे है, सिंथेसिस ऑलरेडी चल रही थी ट्रिप्टोफान की। को रिप्रेशर इज टिपिकली द एंड प्रोडक्ट ऑफ द पाथवे। बेटा जो मैं पढ़ाती हूँ ना तो आपको ये सब चीजें एकदम ऐसे मक्खन मलाई की तरह चलनी चाहिए। एंड प्रोडक्ट पहले वाले को अपने को रिप्रेस कराएगा कैसे, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपने फीडबैक इनिबिशन कई जगह देखा है। ओके, तो वही चीजें हैं। तो रिप्रेसिबल ओपेरॉन में ऑलरेडी कुछ सिंथेसिस हो रहे हैं, उसको सप्रेस करना है, उसको बंद करना है। उसको बंद कौन करेगा, जो सिंथेसिस करना है, जिस चीज को सिंथेसिस करना है उसका कंसेंट्रेशन ही कि हम बहुत अब एक्सेस अमाउंट में हैं तो मत हमें सिंथेसाइज करो, ये वो रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, जैसे जो सपोज कभी कभी खाने में नमक ज्यादा हो जाता है, एक बार कोई डाल के गया, दूसरी बार कोई और प्यार में आया डाल देता, ठीक है, कि नमक वमक डाल देते हैं हम, हेल्प कर रहे हैं, पता चले वो पहले से डला है, तो नमक तो उठ के बोल नहीं सकता है, ना कंट्रोल कर सकता है कि मैं ज्यादा हूँ, ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट हूँ, चीनी चाय में पड़ चुकी है, मत डालो दोबारा। लेकिन सेल के पास पूरा कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो टीआरपी खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि मुझे सिंथेसिस मत करो, मैं ऑलरेडी प्रेजेंट हूँ। इट इज अ बायोसिंथेटिक पाथवे जहां पे रिप्रेसर को एक्टिव होने के लिए किसी की नीड है, किसी के साथ की नीड है, दैट इज को रिप्रेशर, और टीआरपी खुद वो को रिप्रेशर है। Concerned with the synthesis of amino acid tryptophan, best example of repressible operon system. ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कैरेक्टराइज्ड किया था यानोव्स्की ने, यानोव्स्की बोलते हैं इनको, चेकअप मोनोड मत करना, वो लैक ओपेरॉन का मॉडल है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन 5 हैं, EDCBA, और इससे ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है कि क्या सिंथेसाइज हो रहा है। मैंने एक हिंट दिया था आपको कि अमाइनो एसिड ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस होता है, इसका मतलब अमाइनो एसिड के पाथवे को कंट्रोल करने वाले जो एंजाइम है वो है EDCBA से कोड होने वाले एंजाइम्स। ओके, सिंपल। इसके डिटेल में जाओगे तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। टीआरपी इज अ अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड को सिंथेसिस के लिए अपना एक पूरा पाथवे है, उस पाथवे से ट्रिप्टोफान सिंथेसिस हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो एंजाइम है वो यहाँ पे कोड हो रहा है। तो उस मेटाबॉलिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट क्या है, ट्रिप्टोफान। तो खुद की सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक कर सकता है, खुद की सिंथेसिस को ब्लॉक करने के लिए उसको उसके सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है उनकी सिंथेसिस को उसने बंद करा दिया। तो प्रमोटर जीन होगा, रेगुलेटरी जीन होगा, ऑपरेटर जीन होगा, लीडर जीन, को रिप्रेशर। ओके बच्चा, सिंपल आपको ये समझना है। लीडर जीन को आप थोड़ा सा भूल जाओ, जो आपकी पुरानी कहानी है उसी को आप याद रखो। ऑपरेटर से बाइंड किया तो स्विच ऑफ हो जाएगा, तो नेचुरल केस में यहाँ पे ऑपरेटर से बाइंड करके रिप्रेशर नहीं रहता है, इसलिए स्विच ऑन कंडीशन है नेचुरल उसकी। रिप्रेशर बाइंड करेगा तो इसको कर देगा स्विच ऑफ, और रिप्रेशर को बाइंड करने के लिए अब आपको याद हो होलो एंजाइम का पार्ट होता है एपो एंजाइम, जो उसमें प्रोटीनेशियस पार्ट है, तो वैसे ही जो ऑलरेडी रिप्रेशर का एक्टिव पार्ट
पहले था मतलब जो रिप्रेशर है दैट इज एपो रिप्रेशन, तो एपो रिप्रेशर प्लस को रिप्रेशन तब होगा रिप्रेशर एक्टिवेटर। फिर वो करेगा ऑपरेटर से बाइंड एंड उसके बाद प्रोमोटर को सिग्नल देके ऑफ कर देगा, मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं चलेगा। अब ये हो गया आपका होलो रिप्रेशर। ऑपरेटर जिनसे बाइंड कर सकता है ट्रिप्टोफान है को रिप्रेशर। इनएक्टिव रिप्रेशर को बोलेंगे एपो रिप्रेशर। एपो रिप्रेशर प्लस प्रो रिप्रेशर टुगेदर दे फॉर्म होलो रिप्रेशर। होलो रिप्रेस हैज द एबिलिटी टू बाइंड द ऑपरेटर जी। क्लियर है? और जब बाइंड कर गया तो वही बात है जो लैक ओपेरॉन में नेचुरल हो रहा था वो यहाँ पे कराया गया है, रिप्रेस किया है। मानवा तुम लोग का क्या चल रहा है बेटा? प्रिमनोवर्क्स मैंने बताया, आप इसी तरीके से प्रोमोटर जीन में ध्यान रखो, सीक्वेंस होता है। प्रिमनोवर्क्स कब बोल रहे हैं तो दैट इज अ एटी रिच सीक्वेंस, टी ए तो इसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, इज इट क्लियर? प्रिमनोवर्क्स वो बॉक्स है प्रोमोटर रीजन पे जिसके पास स्पेसिफिक सीक्वेंस है टी ए का, ए टी का सीक्वेंस है जिससे वो बाइंडिंग, रिकॉग्निशन और एक्टिवेशन में रोल प्ले कर रहा है। तो टाटा बॉक्स पूछे, प्रिग्नो बॉक्स पूछे तो ये दोनों ही कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्रोमोटर रीजन। एसेंशियल फॉर ट्रांसक्रिप्शन क्यों हुआ भाई? इसी से तो रिकॉग्निशन हो रहा था, इसी से बाइंडिंग हुई है, इसी से इनिशिएशन हो रहा था, तो इनिशियल एसेंशियल तो होगा ही। क्लियर? तो टाटा बॉक्स भी आपको पीवाईक्यू में मिलेगा, प्रिग्नो बॉक्स भी पीवाईक्यू में मिलेगा, इनका लोकेशन प्रोमोटर रीजन में है। It is located 10 to 15 nucleotide upstream from the site of transcription. अपस्ट्रीम मतलब ट्रांसक्रिप्शन साइट के पहले। क्लियर? तो रिकॉग्निशन और बाइंडिंग पहले होगी और उसके बाद इनिशिएशन होगा। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस आर ऑब्जर्व। कुछ याद है क्या होता है पैलिंड्रोमिक? उल्टा सीधा एक समान। Primrose box has a function similar to the Tata box that occur in promoter in eukaryote and archaebacteria के archaea। आप ये दो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन नोट डाउन करके रखोगे तो क्लियर रहेगा। इसका मतलब प्रिग्नो बॉक्स स्पेसिफिक पूछेगा तो प्रोकैरियोट में रखना है। प्रिग्नो बॉक्स, प्रोकैरियोट, टाटा बॉक्स, यूकैरियोट। क्लियर? फंक्शन दोनों का वही है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस दे रहे हैं, प्रोमोटर रीजन में प्रेजेंट। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड बाइंड बाय अ सब यूनिट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब सब यूनिट कैसे होता है ना, मैं बहुत ज्यादा क्या कॉम्प्लेक्स नहीं पढ़ाना चाहती। जस्ट सपोज ये आरएनए पॉलीमरेज है तो इट इज अ चेंज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। क्लियर? तो इसकी सब यूनिट क्या हो गई? इधर की कोई चेन है अल्फा हेलिक्स है, इधर कोई चेन है दूसरी अल्फा हेलिक्स है, इधर कुछ है बीटा हेलिक्स है। तो किसी यूनिट पे एक यूनिट क्या है? बाइंडिंग एफिनिटी रखती है, एक रिकॉग्निशन एफिनिटी रखती है, एक इनिशिएशन कैटालिटिक एक्टिविटी रखती है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स होता है। अभी आपको उतना नहीं, बस आप समझो इस चीज। फिर कैट बॉक्स भी पूछा जाता है। Cat box, it is situated 70 to 80 base pair upstream and is very important for the initiation of transcription. Cat box, it regulates the efficiency of transcription. तो आपको यहाँ पे क्या क्या मिला है बेटा? रेगुलेटर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, टुगेदर नोन एज कंट्रोल रीजन और कंट्रोल जीन्स। और टाटा बॉक्स को गोल्डबर्ग हॉगनेस बॉक्स भी कहते हैं। तो ये जितने बॉक्स आ रहे हैं ना, ये आप ध्यान रखो। ठीक है? अलाइनिंग आरएनए पॉलीमरेज को प्रॉपर साइट पे कि यहीं पे तुमको अलाइन हो रहा है, एक अलाइनमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो अपस्ट्रीम में हमेशा अलाइनिंग रीजन होगा। इट इज जस्ट लाइक यूटीआर्स, जैसे एमआरएनए में यूटीआर्स थे वैसे ही यहाँ पे क्या है, वो एडिशन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए हेल्प कर।
ओके, बाकी यूकैरियोटिक में ये सब मैकेनिज्म क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होती है। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन इज सिमिलर टू प्रोकैरियोट, बट इंट्रॉन्स की वजह से और प्रेजेंस ऑफ जीन्स जो होते हैं मोनोसिस्टोनिक होते हैं, ये प्रोसेस क्या हो जाती है, कॉम्प्लेक्स होते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स इज एक्टिवेटेड इनहिबिटेड थ्रू प्रोटीन इंटरेक्शन, इसको बोलते हैं जीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एक पूरा एरिया है, रिसर्च ऑफ एरिया में आता है, जीनोमिक्स एरिया में आता है। जीन की स्टडी करना, जीन का प्रोटीन से इंटरेक्शन करना। मेजॉरिटी ऑफ डीएनए इज नॉट एक्सप्रेस्ड, इंट्रॉन्स प्रेजेंट है इसलिए भी ये कॉम्प्लिकेटेड है। जीन आर एक्सप्रेस्ड इन सेल्स टिश्यू स्पेसिफिक मैनर। पैंक्रियाटिक सेल सिंथेसाइज डाइजेस्टिव एंजाइम, पैंक्रियाटिक आइलेट, ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। एक ही ऑर्गन के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम भी आपको दिखता है एंड एक्सोक्राइन सिस्टम भी दिख रहा है। पैंक्रियास आपने देखा था डाइजेस्टिव सिक्रेशन भी कर रहा था एंड हॉर्मोन्स को भी सिंथेसिस कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, सेल तो एक ही है, सेल के ग्रुप फिर अलग हो जाते हैं, ऐसे नहीं है। लैंगरहैंस है, बीटा सेल थे, डेल्टा सेल थे, अल्फा सेल्स थे। तो ये सब क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि उस लोकेशन के उन उन उस सेल के अंदर वो पर्टिकुलर लोकेशन वाले जीन एक्टिव है। तो दैट इज स्पेसिफिक, जो वैसे भी हमने बताया था, टिश्यू स्पेसिफिक मैनर, ऑर्गन स्पेसिफिक मैनर, तभी पूरे के पूरी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क कर पा रहे हैं। The process of inhibition of RNA synthesis on a DNA template is called repression. RNA transcription inhibited by एंटीबायोटिक एक्टिनोमाइसिन डी। ये भी मैंने कल एक हिंट दिया था कि कई सारी एंटीबायोटिक अब इन्हीं टारगेट साइट को, इन्हीं प्रोसेस में रेगुलेशन को रोक दे तो एंटीबायोटिक वहां पे वर्क कर जाएंगे, तो बैक्टीरियल सेल की मैकेनिज्म नहीं हो पाएगी। टेट्रासाइक्लिन inhibits binding of amino acyl tRNA to ribosome, जो tRNA का बाइंडिंग था, अमाइनो एसिड के बाद tRNA राइबोसोम से बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर रहा था। ये क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। टेट्रासाइक्लिन उसकी बाइंडिंग को रोकता है, तो जब बाइंडिंग रुक गई तो फिर प्रोसेस रुक जाएगी। टीआरएनए नहीं बाइंड कर पाएगा तो वो अमाइनो एसिड को पेप्टाइड तो जोड़ ही नहीं सकता ना, साइटोप्लाज्म में हवा में नहीं होगा विदाउट द हेल्प ऑफ राइबोसोम। स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी क्वेश्चन पूछा था पहले। इनहिबिट्स इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, तो एक बाइंडिंग में एक इनिशिएशन में एंड मिस रीडिंग ऑफ एमआरएनए कर दिया। क्लोरामफेनिकोल अगेन एंटीबायोटिक है, इनहिबिट पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एंजाइम, तो पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में होगा। फ्यूचर डॉक्टर हो इतना तो समझो, कोई ड्रग जा रही है बॉडी के अंदर तो उसको किसी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म के साथ इंटरेक्ट करना हो। क्लियर है बच्चा, तो उसी सबका लिखा है एरिथ्रोमाइसिन, नियोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक। यहाँ पे खत्म हो गया आपका मॉडल जीन रेगुलेशन के। नेक्स्ट आपको जो देखना है दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सिंपली इसको बिल्डअप क्यों किया गया, इसमें बहुत सारे अरबों रुपए लगाए गए। ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और उस टाइम का पहला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मतलब अब तक का तो शायद ना भी हो, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अब तो स्पेस वाले आ रहे हैं, तो मे भी इसके ऊपर एक्सटेंड कर गया हो, बट ये 1000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट था। और 1000 करोड़ एक बिग अमाउंट होता है, उससे कई देश की इकोनॉमी चल सकती है, अपने देश की भले नहीं चलती, ठीक है, लेकिन बहुत छोटे कंट्री इसमें बढ़िया राजा की तरह रह सकते हैं। तो इतना पैसा लगा के 6 देश, रशिया वगैरह, बड़े बड़े फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये सब इनबिल्ड हुए उसमें, और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया था। अब इस प्रोजेक्ट को डिजाइन, और ये प्रोजेक्ट आप मुझसे पढ़ रहे हो तो आप कुछ चीजें एकदम क्लियर रखो दिमाग में कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी आएगी। यही वो प्रोजेक्ट है जिसने मेरी ब्रांच को ओरिजिनेट किया था। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का जन्म इस प्रोजेक्ट से हुआ, क्योंकि इसको हैंडल करने का पॉसिबल वे ह्यूमन के पास नहीं है। जो लेंथ ऑफ योर डीएनए है, अगर आप पूरे बॉडी के डीएनए को मिला दें तो हाइपोथेटिकल ये है कि यहाँ से चांद तक जाओगे, चांद को लपेट लोगे और फिर अर्थ पे वापस आ जाएगा और अर्थ का एक राउंड लगा दोगे, तब आप एक इंसान के बॉडी का पूरा डीएनए इतना लंबा होगा। और आप बात कर रहे हो कि आप उसको रीड करोगे, आप उसको स्टोर करोगे, तो जो आप एजीसीटी इतने आसानी से पढ़ते आ रहे हो, 2-2 चैप्टर आपका खत्म हुआ, उसके बाद अभी बायोटेक बाकी है, तो यू कैन एक अपने बॉडी, अपने ब्रेन को
थोड़ा सा ओपन करो, सोचो, वो इतनी छोटी चीज नहीं थी, इसके लिए सुपर कंप्यूटर लगे, लेकिन ये किया क्यों गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसको करने की नीड क्या थी? इसको करने की नीड ये थी, जो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। आज जैसे एक सिंपल सी बात है, आप पाकिस्तान का नाम सुनते ही आपको थोड़ा सा चिढ़ आता है, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं कभी इंसान से नहीं चिढ़ सकती, पता नहीं क्यों, मैं बहुत छोटे से ऐसी हूँ। मैं कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे मेरे को यहाँ लड़ा दो मरा दो, मैं कभी कुछ कहूंगी ही नहीं। चाहे वो मुस्लिम मेरे सामने आतंकवादी खड़ा हो या हिंदू आतंकवादी खड़ा हो, मेरे को उससे क्या मतलब, वो आतंकवादी है, दैट इज एनफ ना भाई। वो हिंदू है मुस्लिम है कौन है कहाँ है ये नहीं। तो एक जो हमारे ब्रिटिशर्स जो राज करके गए, उनको तो हम बहुत इज्जत देते हैं भाई, अंग्रेज दिख गए भाई, विदेशी हैं, इनको बैठाओ इनको खिलाओ, इनके पीछे टूरिस्ट चल रहा है सब कुछ, लेकिन एक पाकिस्तानी आ गया जो हमारे ही घर का हिस्सा है, उसको हम इतना ज्यादा गलत निगाहों से देखें। तो खैर पर्सन टू पर्सन सबके राइट्स है, वो कैसे सोच रहे हैं। तो एक्चुअली इस प्रोजेक्ट के पीछे भी वही है, जो ह्यूमन था, ह्यूमन के पास आ चुकी थी जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी, लाइगेज, हेलिकेज, ये सब डिस्कवर्ड थे। आई बात समझ में? तो ये जब डिस्कवर्ड थे तो लोगों को एक ग्रुप बना और वो बोले कि ब्रिटिशर सुपीरियर है, यूएस के लोग सुपीरियर हैं, एशियन एकदम डाउन है, क्यों है, क्या किसी के जीन में कुछ ऐसा होता है, अफ्रीकन ऐसे हैं तो क्यों है, क्या ये तो पता चल रहा था कि शकल क्यों है, सूरत क्यों है, कलर क्यों है, ये पता चल रहा था, लेकिन हम क्यों अपने आप को सुपीरियर मान रहे? क्या इसके पीछे बनाने वाले ने या जीन जो हमारे कोडिंग इंफॉर्मेशन है उसमें कोई चेंजेस है, या ये सब धरती पे ही बना हुआ? तो जब ये प्रोजेक्ट रिजल्ट आया तो ये मिला कि 99.9% आप चाहे ब्रिटिशियन का डीएनए ले लो या अफ्रीकन का डीएनए ले लो या इंडियन का डीएनए ले लो, 99.9 तो सब कुछ सेम है। कहानी खत्म हो गई और प्रोजेक्ट को खत्म करने वाले लोग शांत हो गए और इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स की तरफ मूव कर गए कि जो हम ये बातें करते हैं ये सब हाइपोथेटिकल है, ये हमारी जनरेट की हुई है, हमारे कोड के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि अफ्रीकन ऐसे होंगे और ब्रिटिशियन ऐसे होंगे, ये सुपीरियर होंगे वो इंफीरियर होंगे। ये हमारे इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन की वजह से कलर में चेंजेस आए, हमारे इन्वायरमेंटल सीख और सिविलाइजेशन की वजह से हम अलग अलग तरीके से होते गए। तो ये मुद्दा हो गया था खत्म, और ये मैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ। एक्चुअली यही अप्रोच था इस प्रोजेक्ट के पीछे अरबों रुपए लगाने का, लेकिन फिर साइंटिस्ट तो हर जगह होते हैं, दिमाग पीछे नेता लोग लगाते हैं, सामने करता काम तो साइंटिस्ट है, मतलब दिमाग पीछे साइंटिस्ट लगाते हैं, उसको रिप्रेजेंट नेता लोग करते हैं। तो नेता लोग हो गए शांत, साइंटिस्ट लोगों ने लगाया कि लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन मिल गई है हमें, इससे हम फ्यूचर में होने वाली डिजीज पे वर्क कर सकते हैं, किसका किससे अफेक्ट होगा, किसको किस एनवायरमेंट से प्रॉब्लम होगी, किसके अंदर कौन सी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है, किस एंटीबायोटिक का किससे रिएक्शन हो सकता है, किसको कौन सा फूड रिएक्ट कर सकता है, यहाँ से आगे थेरेपी, जीन थेरेपी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ओके, तो एक एक बंदे का जीन देखा नहीं गया होगा इसमें, ग्रुप ऑफ ह्यूमन होंगे, उनके डीएनए को स्टडी किया गया, ग्रुप ऑफ डीएनए स्टडी किया गया, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी आप ऑटोसोमल को स्टडी करोगे तो 22 में आपको कोई डिफरेंट फॉर्म मिल नहीं रहा है। होमोलोगस क्रोमोसोम स्टडी मैंने पहले बता दी, 90, 100, 9, 10, 15 तक, 50 तक तो खत्म हो गई थी बात, डीएनए की डिस्कवरी हो गई। तो होमोलोगस पेयर है ये सब पता था। पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए हमें 24 क्रोमोसोम की स्टडी करनी पड़ेगी। 46 पूछे तो करेक्ट मत करना, तो यहाँ पे भी वन सेट ऑफ हैप्लॉइड की स्टडी की गई थी, लेकिन 23 नहीं है, आंसर हो जाता है गलत, क्योंकि 22 प्लस एक्स प्लस वाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्शन, तो मेल और फीमेल का जीन स्टडी करो प्लस ऑटोसोम स्टडी करो, तो एट द एंड जो स्टडी किया गया था वो 24 क्रोमोसोम के बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखे गए। और ये सारे डेटा को ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई थ्रेड है जिसके ऊपर एटीजीसी लिखा पढ़ने बैठा दिया यहाँ से लेके लाइन से अमेरिका तक, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे बायोकेमिस्ट भी चाहिए, तो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, इसलिए अरबों रुपए लगे इसमें। और
एडनिन का रिएक्शन दे रहा है, गुआनिन का रिएक्शन दे रहा है, साइटोसिन का देख रहा है, किसका दे रहा है रिएक्शन। इसलिए 10 साल लग गए इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। और वहां पे ये प्रोजेक्ट कुछ कंक्लूजन के साथ कंक्लूड किया गया, और इसके कंक्लूजन के बाद ही एक रिवोल्यूशन आ गया। बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके साथ स्टार्ट हुआ, और उसके बाद अब मिक्स मैच और जीन थेरेपी और सारी चीजें बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। दैट्स वाई आपका कोरोना की वैक्सीन भी आना पॉसिबल है, क्योंकि आप जब 99.9% चीजें सेम है तो आप इस सेम पे ही वर्क करोगे, 0.1% पे वर्क नहीं करना है। आप इसमें से ही ढूंढ लो कोई टारगेटेड साइट, कुछ पार्ट, तो आपको मिल जाता है किसी डिजीज। लेकिन इट इज नॉट अ इजी टास्क, अदरवाइज हर डिजीज की यहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती है और बहुत इजीली अवेलेबल होती है। ओके, तो सिंपल आपको कुछ चीजें समझनी है। एनसीईआरटी में बहुत सारा डेटा है, उस डेटा वाइज ही यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। In the preceding section, you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism. In other words, genetic makeup. ठीक है, कैसे हम दिखते हैं, दैट इज अवर जेनेटिक मेकअप। उसके इंफॉर्मेशन हमारे जीनोटाइप में है, वही हमारा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है। Of an organism or an individual lies in the DNA sequences. डायरेक्ट लाइन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इफ टू इंडिविजुअल डिफर, अब हम कह रहे हैं 99.9% सिमिलर है, तो तुमने नोटिस किया कि 0.1% ही बच रहा है जो हम लोगों के अंदर डिफरेंसेस दिख रहे हैं, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। पूरी जितने अर्थ पे ह्यूमन है सबके अंदर सिर्फ 0.1 है, लेकिन ये 0.1 कैसे रोल प्ले कर रहा है, वही लेंथ ऑफ डीएनए। सिंपल सा एग्जांपल, अंबानी की प्रॉपर्टीज अगर बोले वो कि 0.1% हमने तुमको दिया, तुम्हारी 7 पुश्तें समझ जाएंगी। हम बोलेंगे कि हम तुम्हें 10% दे रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक की 10% की प्रॉपर्टी से कितने दिन चले। क्लियर? तो इसी तरीके से परसेंटेज है, तो 0.1% में ऑलरेडी बहुत सारे जीन और सॉरी जीन नहीं बोलेंगे, सीक्वेंसेस है जिनकी वजह से हमें वेरिएशंस आते हैं। और फिर रिकॉम्बिनेशन है, गैमेटिक फ्यूजन है, क्रॉसिंग ओवर है, लिंकेज है, इन सब की वजह से वेरिएशन चल रहा है। तो वेरिएशन के लिए तो जाइगोट का फॉर्मेशन रोल प्ले कर रहा है। एक चीज करेक्ट करना, उस दिन मैंने शायद म्यूटॉन, सिस्टोन, रेकॉन बताया था, तो रेकॉन को रेप्लिकेशन से जोड़ दिया। रेकॉन इज रिकॉम्बिनेशन, रेकॉन इज रिकॉम्बिनेशन, मतलब जीन का वो पोर्शन जो क्रॉसिंग ओवर में रोल प्ले कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट बना रहा है। लिंकेज रिकॉम्बिनेंट पढ़ाया था ना, वही रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट जीन। म्यूटॉन म्यूटेशनल जीन, सिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन। तो सिस्टोन, रेकॉन एंड म्यूटॉन एंड ऑल द 3 आर एक्सॉन, सबके पास इंफॉर्मेशन है, इसलिए सभी क्या है, इंफॉर्मेटिव पार्ट है एक्सॉन। अब एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ये बात कई बार हो चुकी है, आइडेंटिकल कुछ नहीं है, सभी डिफरेंट है। Okay, if two individuals differ, then their DNA sequence should also be different at least at some places. At least at some places. कहीं तो different होंगे, इसलिए ही वो different दिख रहे हैं, उनका मेकअप अलग अलग है, इसलिए वो दिख अलग अलग रहे हैं। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. इसी सब assumption से, अब ये scientifically information है, इसलिए लिखा है इसी सब assumption से कि कोरियन कैसे दिख रहे हैं, केनियन कैसे दिख रहे हैं, अफ्रीकन कैसे दिख रहे हैं, इन सब से ये स्टार्टिंग हुआ इस प्रोजेक्ट का बिल्डअप। विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, ये ध्यान रखना, पहले टेक्निक आई होंगी तभी ये हो सकता है। हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इसके साथ है, मतलब इस प्रोजेक्ट की प्लानिंग में बायो इन्फॉर्मेटिक्स को ओरिजिनेट करना पड़ा कि 010110 जो लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर के, उसके फॉर्म में आप बायो की इंफॉर्मेशन को ऐड करो पहले कंप्यूटर में, तब आप ये वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल बाय द ह्यूमन। और ये वाले कंप्यूटर से नहीं होगा, ये किससे होगा, सुपर कंप्यूटर से होगा। ये सब काम किससे हुए थे, सुपर कंप्यूटर से।
establishment of the genetic engineering technique where it was possible to isolate, cut करो, isolate करो, and clone, cloning कर लो, any piece of DNA and availability of simple and fast technique, PCR वगैरह, for determining DNA sequence, sequencer होते हैं जो डीएनए के सीक्वेंस को रीड करें, क्लियर, बता सकें आपको कि केमिकली कहाँ पे पेयरिंग हो रही है, नोन से पेयर हो जाएगा तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पता चल जाएगा कि सामने क्या है. A very ambitious project of sequencing human genome was launched in 1980. Human Genome Project was called a mega project. You can imagine the magnitude of the requirement for the project if we simply define the aim of the project as follows. जो यहाँ पे दिया बेटा वो बातें याद रखना, जो हाइपोथेटिकल बात बताए नेता लोग वाली, ठीक है, तो साइंटिस्ट वाली अपने को याद रखना. Human genome is said to have approximately 3 into 10 की power 9 base pair, and if the cost of sequencing required $3 per base pair, the estimated cost in the beginning, जो estimate की गई थी, होता है ना कि किसी प्रोजेक्ट में कितना लगेगा, लेकिन एक्चुअली घर बनाने के लिए लगना इतना है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है घर बनाना, फिर कई 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 फैमिली ऐसी हैं जिनको घर बनाने में रोकना पड़ता है कि अब थोड़ा थम्बो, फिर कमाएंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर अगला स्टेप बनेगा, प्लास्टर होगा, पेंटिंग होगा, इंटीरियर होगा, ठीक है. तो एक होता है एस्टिमेटेड, एक होता है एक्चुअल. The total estimated cost of the project would be approximately $9 billion. आप कन्वर्ट करना हजारों करोड़ के ऊपर जाएगा. Further, if the obtained sequence were to be stored, अब ये बहुत अच्छा है, एक बेटा एनालॉजी है, ठीक है. If obtained sequence were to be stored in type form in book, बुक के फॉर्म में अगर आप इसको स्टोर करना चाहोगे, एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 100 लेटर, एनसीईआरटी है, मार्क करो 1000 लीटर, ठीक है, हर बुक के पेज पे 1000 लीटर है. लेटर क्यों बोल रहा है बेटा, क्योंकि सीक्वेंस तो वही है एटीजीसी, इतनी तबाही मचा रखी है. ओके, 1000 लीटर एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेज. ध्यान से सुनो, एक बुक के अंदर 1000 पेज, हर पेज पे 1000 लीटर. ओके, देन 3300 सच बुक लग जाएंगी जिसमें आप कंटिन्यू सिर्फ एटीजीसी लिखते जाओ, जो सीक्वेंस आपको मिल रहा है. और आपको पता है बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी में भी बुक के नंबर इतने होने पॉसिबल नहीं है. अगर अच्छे आप सिटी में सेंट्रल लाइब्रेरी में हो तब जाके आपको कहीं 3000 5000 वाली लाइब्रेरी मिलेगी, 10,000 बुक है तो 3300 बुक अपने आप में खत्म हो जाएगी. और हर बुक की साइज कितनी है, 1000 पेज है, पतली बुक नहीं है ये तुम्हारी एनसीईआरटी. तो ये एनालॉजी याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है. 1000 पेज, हर पेज पे 1000 लेटर. लेटर याद रखना, वर्ड से कंफ्यूज करता है, वर्ड नहीं है, लेटर है, क्योंकि एटीजीसी इज अ लेटर. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल. और ये भी क्या है, हाफ सेट है बेटा, सिर्फ हैप्लॉइड है. The enormous amount of data expected to be generated also necessitated the use of high-speed computational device for data storage and retrieval. अब स्टोर करके आप आज कुछ भी, मैं तुम्हें दिखा दूंगी, कल दिखाती हूँ, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की जो हम लोग साइट वगैरह यूज करते हैं, तो आप जीनोम एनालिसिस करना है वो फटाफट ह्यूमन जीनोम के कंपैरिजन करके आपके डेटा को टेस्ट करके दे देगा, जो भी आपने सीक्वेंस डाला. तो वो ह्यूमन जीनोम में कहाँ मैच हुआ है, कौन से क्रोमोसोम पे है, कौन सा जीन है, ये सारा डिटेल आ जाता है. उसको रीड करने की टेक्निक हम लोग के पास है. आपको वो सिर्फ ग्राफ दिखेगा, पॉइंट दिखेंगे, क्लियर. तो एनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा जो जनरेट हो रहा है, केवल लिखने से तो कुछ होगा नहीं, उससे इंफॉर्मेशन भी निकालनी है. तो 3300 बुक को कौन पलटने बैठेगा, पहले तो ये बुक लिखनी मुश्किल है, तो सारा डेटा कहाँ है, सुपर कंप्यूटर के अंदर सेव किया गया. स्पीड हाई होगा तभी एनालिसिस फास्ट आई. HGP was closely associated with the rapid development of new area in biology called bioinformatics. Okay. Goals of HGP, direct question है.
Some of the important goals of HGP were as follows: identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in human DNA. अब देखो बेटा, जब estimate किया गया था, it is thought that there should be approximately 90,000 to 1 lakh gene present in human. इतना माना जाता था, इतनी सारी वैरायटी है तो एटलीस्ट इतने जीन होने चाहिए, लेकिन जो निकला तो अप्रोक्सीमेटली 30,000 के अराउंड 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए आइसोलेट हुआ है. ठीक है. डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर इनके सीक्वेंस दैट मेक अप ऑफ ह्यूमन डीएनए. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डेटाबेसेस. इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस. अब यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक का पार्ट है. एल्गोरिदम चलेगी, प्रोग्रामिंग चलेगी कि इस डेटा को एनालिसिस करना है. ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज. एड्रेस द एथिकल, लीगल, सोशल इशू. एनसीईआरटी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इस साल आने के भी चांसेस हैं इसके. ELSI फुल फॉर्म. ELSI फुल फॉर्म एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज. आई का कोई फुल फॉर्म नहीं है, लास्ट वाला इशू है. अब सेम वे में जैसे मैंने कई बार कहानियां सुनाई है कि कुछ करने जाओ तो पब्लिक चिल्लाने लगती है, तो एथिकल इश्यूज है. जिनको पता चल रहा है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो शांति से तो आया नहीं होगा. तो इसमें एथिकल इश्यूज है कि भगवान ने हमें बनाया, पोप लोग पहले खड़े होते हैं, ठीक है, बहुत लोग खड़े होते हैं, तो भगवान ने हमें जैसा बनाया वैसा बनाया, आप क्यों जानने की कोशिश कर रहे हो? आप क्या चाह रहे हो कि कंप्यूटर की तरह ह्यूमन भी बना लो? तो एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा एरिया वाले लोग इसमें भी बिलोंग्स करते हैं जो इसको अपोज करते हैं. तो उन सारे इश्यूज को देखने के लिए भी लीगल कमेटी है, उन्हीं के अंदर आता है एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. इन सब से निपटते हुए ये प्रोजेक्ट जो हुआ, एराइज हुआ और वर्क किया. The Human Genome Project was 13-year project. 1990 से 13 जोड़ लो 2003 तक. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी. ये एनसीईआरटी है बेटा, याद रखना है, डेटा बहुत है यहाँ. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, NIH. किसी की साइट हम कल आपको दिखाएंगे, NIH. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स, During the early years of the Human Genome Project, the Wellcome Trust, कौन से ट्रस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए हैं जो एनसीईआरटी में दिया अपना आप याद रखो. यूके का था, यूनाइटेड किंगडम, बिकम अ मेजर पार्टनर. एडिशनल कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स, रशिया वगैरह. ओके. तो एक होता है ना कि हमने स्टार्ट कराया इस प्रोजेक्ट को, तो वेलकम ट्रस्ट कौन है इसमें? यूके का. एंड उसके बाद कम पड़ता जा रहा है, बजट कम पड़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, काम चलना चाहिए, तो अदर कंट्रीज पे इसमें क्या करती गई, एलेबोरेट होती गई, कंट्रीब्यूशन उन्होंने बढ़ा दिया. द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003. हम लोगों का तो अच्छा खासा एक तो पेपर का एक पूरा पार्ट है प्रोजेक्ट पढ़ना पड़ता. ओके. अब इसके ऑब्जर्वेशन क्या है, कैसे फाइंडिंग हुई, क्या हुआ, क्या इसका बेनिफिट है, इस सब पे कल डिस्कस करते हुए, और क्या मेथोडोलॉजी है. मेथोडोलॉजी की थोड़ा सा हिंट मैंने पहले ही दिया है. अगर आप कोडिंग सीक्वेंस जानना चाहते हो तो mRNA को रिवर्स ट्रांसक्राइब करा दो. मैच्योर mRNA जो कि स्प्लाइसिंग के बाद बना है, उन सब से आपको एक्सप्रेस्ड पोर्शन डीएनए का मिल जाएगा. समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे इंट्रॉन्स रिमूव रहेंगे और आपको ह्यूमन के अंदर कितने प्रोटीन बनने के लिए mRNA है, उन सभी mRNA से आपने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करा दिया तो हो जाती है cDNA लाइब्रेरी बन जाती है. लेकिन इससे सिर्फ एक्सप्रेसिव पोर्शन का पता चलता है जो कि अप्रोक्सीमेटली 2%. तो व्हाट अबाउट 98%? इसलिए पूरा प्रॉपर एक थ्रेड को पकड़ो आप और पूरे पढ़ते जाओ, सारे क्रोमोसोम, वो वाला प्रोसेस चलेगा. तो कल देखते हैं मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी. ओपेरॉन मॉडल को रिवाइज कर लो. ओपेरॉन मॉडल अच्छे से क्लियर होना चाहिए. वो एक टफ क्वेश्चन है जहां पे आप लीड कर सकते हो. एमसीक्यूज ओपेरॉन से रिलेटेड सॉल्व करना एंड समरी बना के मुझे सेंड कर. चलो बाय बाय.
विमेन जीनोम प्रोजेक्ट के क्वेश्चन एकदम फिक्स है बेटा। एनसीईआरटी का जो डेटा है वही बहुत है। लार्जेस्ट जीन, लास्ट कोडेड क्रोमोसोम, ये सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। कितना टाइम कौन इंक्लूड है, क्या क्या ट्रस्ट है, यही सब एमसीक्यू है। फेरॉन मॉडल आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है, इसको रिवाइज करूँ।
But offline